दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है चिरायु चेस्ट एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शशांक खरवाड़े, जो कि आप एक पल्मोनोलॉजिस्ट हो। सर, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि देखा गया कि काफ़ी वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो दमा के जो पेशेंट्स हैं, जो उसके उनको प्रॉब्लम्स है, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम्स है, ये काफ़ी बढ़ रहे हैं जी। सो चेस्ट पे भी काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। तो किस तरह के पेशेंट अपने हॉस्पिटल में आ रहे हैं, उस बारे में बताइए आप। देखिए, फिलहाल में अभी कोविड के जो पेशेंट्स हैं जो पुराने जो 2020, 21, 22 की तरीके वाले पेशेंट तो फिलहाल नहीं आ रहे हैं। माइल्ड कैटेगरी वाले पेशेंट थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन जो पेशेंट्स आ रहे हैं उन्हें पूर्वतः जो पहले से बीमारी जैसे कि अस्थमा हो गया, COPD हो गया, अन्य फेफड़ों की बीमारी है या अन्य जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या किसी हार्ट की बीमारी के कारण उनमें ऊपर से जो इन्फेक्शन हो रहा है कोविड का या वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, उसके कारण वो लेके कभी कभार आ रहे हैं और वही एडमिट हो रहा है फिलहाल में। अभी जिस तरीके से पहले जो कोरोना होता था कि एकदम कोरोना हो गया कि पेशेंट एकदम से डर जाते थे कि अभी पेशेंट अब बचेगा नहीं, हमारा मुश्किल तो हो जाता था, हॉस्पिटलाइजेशन होने के बावजूद भी गारंटी नहीं रहती थी पेशेंट के बचने की। वो चीज़ें अभी थोड़ी सी कम हो गई है और अभी पेशेंट बच के भी निकल रहे हैं काफ़ी, और जो पेशेंट के डेथ का रेट्स है वो काफ़ी कम हो गए हैं पहले से। फिलहाल उतनी स्थिति में तो नहीं रहा। सर, ये भी देखा गया है कि जो पोस्ट कोविड एरा में जिनकी लो इम्यूनिटी है, कोमॉर्बिडिटी जो पेशेंट्स हैं, जी, इनको दम बहुत आता है, मतलब सांस की बीमारी, थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम काफी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत से पेशेंट ऐसे देखे हैं जो कोविड के 35 साल के लड़के, जिन्हें 50% पेशेंट्स में डायबिटीज हो गया है। अब क्या बताओ, डायबिटीज हो गया, बहुत से पेशेंट में हाइपरटेंशन हो गया है, किसी पेशेंट में फुफ्फुस या फेफड़ों में जो है फाइब्रोसिस परमानेंट हो गई है। कुछ पेशेंट्स की फाइब्रोसिस थी वो जो है रिकवर होते हो गई, लेकिन ओल्ड एज पेशेंट जो है उनकी जो फाइब्रोसिस है पूरी तरीके से वो रिजोल्व नहीं हो पाई, तो उन्हें फिर वो अभी भी इनहेलर थेरेपी वगैरह कंटिन्यू रखना पड़ रहा है हमें थोड़ा सा उस। जिन्हें फाइब्रोसिस हो जाता है तो ये बताए उन पे लंग्स पे किस तरह से इफेक्ट होता है, उस बारे में बताइए। देखिए, फाइब्रोसिस का क्या मतलब होता है, हमारे फुफ्फुस में एल्वोलाइज होता है छोटे छोटे फुग्गे तरीके से, और उनका काम होता है जब हवा शरीर में जाती है, अपन सांस लेते हैं तो वो फूलते हैं एक साथ में, और फिर जब हवा छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ते हैं। इस तरह से हवा का आदान प्रदान होता है, मतलब ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जो फुग्गे होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो थोड़े से टफ हो जाते हैं, घनत्व बढ़ जाता है, थोड़े से टफ हो जाता है। फाइब्रोसिस मतलब वहाँ पे फाइबर्स बन जाते हैं, जिसके कारण जो फुग्गे फूलना चाहिए, जिस तरीके से जो फूलना चाहिए, इन्फ्लेशन होना चाहिए लंग्स का, वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होती है। फाइब्रोसिस इसी को कहते हैं। सर, जैसे दमा के जो पेशेंट जब अपने हमचल की भाषा में जो बोलते हैं तो उसकी इनिशियल स्टेज और उनके क्या लक्षण होते थे, उस बारे में। कोविड वाला दमा जो है वो बेसिकली आप क्या कहा जाएगी पोस्ट इन्फेक्टिव OAD, मतलब कि पोस्ट इन्फेक्शन के बाद ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज हो रही है या किसी को फाइब्रोसिस हो रही है, जिसके कारण उसकी जो कैपेसिटी लंग की वो कम हो जा रही है। और जो अनुवांशिक दमा है वो एक अलग होता है। आप ये बताइए हमें कि जो शुरुआत में जो दमा के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको चलने में, उठने में, बैठने में जो ज्यादा दम लगता है, और जिनकी जो वाहिनी जो है, जो उसके वेसल्स है और कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाता है, तो ये उसके क्या लक्षण होते हैं? देखिए, दमा पेशेंट्स में आने के बहुत से कारण होते हैं। उससे कभी कभार दमा फेफड़ों की बीमारी के कारण आता है, हार्ट के पेशेंट में भी दमा मिलता है, किडनी के पेशेंट्स में भी दमा होता है, किसी को खून की कमी के कारण भी दमा आता है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं फेफड़ों में, उसमें दमा का मुख्यतः कारण होता है कि श्वास की नली में श्रृंखन हो जाती है, सिकुड़ जाती है। दमा के पेशेंट्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि दमा मुख्यतः बहुत सारे कारणों से होता है पेशेंट्स में, जैसे कि फेफड़ों की बीमारी के कारण, हार्ट की बीमारी के कारण, अन्य जैसे किडनी की बीमारी के कारण भी पेशेंट्स को दम आता है, और कभी कभी खून की कमी के कारण, एल्बुमिन की कमी के कारण, बहुत से कारण तो होते हैं। मुख्यतः हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो फेफड़ों की बीमारी के लिए आते हैं। फेफड़ों की बीमारी बहुत तरीके की हो सकती है, जिसमें दमा आता है, जिसमें कि आपको बताया फाइब्रोसिस होती है। दो तरह की बीमारी होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज में भी होता है, रिस्ट्रिक्टिव डिसीज में भी होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज बोले तो आपकी श्वास नली में सिकुड़ जाती है श्वास नली, जिसके कारण आपको दम सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे कि अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आपकी नॉर्मल सांस नली इस तरीके की होती है, जो कि पूरी तरीके से गोल है। इस तरह से हवा छोड़ने और लेने में परेशानी नहीं आएगी आप जो वायु लेंगे तो। बाद में अगर कोई दमा के पेशेंट्स रहते हैं, उसमें अगर म्यूकस जमा होना चालू हो गया तो वो म्यूकस और
एलर्जन के संपर्क में आने के साथ साथ सिकुड़ जाती है, और कभी कभार इतने सिकुड़ जाती है कि वहां से इतना सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है पेशेंट को। ये हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज के कारण। अब और भी कारण होता है, जैसे कि मैंने बताया रिस्ट्रिक्टिव डिसीज, जिसमें कि आपको आपके श्वास नली तो ठीक है, लेकिन आपका जो फेफड़ा है वो काम नहीं कर पा रहा है। और भी बहुत सी कंडीशंस होती है, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाना, निमोनिया, टीबी, इसमें भी आपको अगर फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका वो जो जगह है फेफड़ों की वो कम हो जाती है, तो उसके कारण ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और पेशेंट को दम आता है। सर ऐसे पेशेंट को जो टेस्ट करते पीएफटी जिसको बोलते हैं, आरसीटी स्कैन जो बोलते हैं, ये कहाँ तक काफी उपयोगी होता है, उस बारे में बताइए। देखिए, बहुत ही उपयोगी टेस्ट है, स्पायरोमेट्री है। आपको बहुत 10 मिनट में आपकी लंग की कार्यक्षमता आपको समझ में आ जाती है। उसमें आपकी कार्यक्षमता यूजुअली जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं हमारी, बहुत से उसमें पैरामीटर्स होते हैं, FEV1, FEC, इस तरीके से पैरामीटर्स हम पता करते हैं कि पेशेंट की कार्यक्षमता कितनी है लंग्स की। तो उसमें अपने को ये समझ में आ जाता है कि पेशेंट को श्वास नली की बीमारी है या फिर उसको फेफड़ों की बीमारी है, मतलब फुफ्फुस से जो आपके जो अलग एल्वोलाइज की बीमारी है, या फिर फाइब्रोसिस हुआ है, कि रिस्ट्रिक्टिव डिसीज है कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है, ये समझ में आ जाता है। पीएफटी के कारण अपने को कितने प्रतिशत दमा है ये भी समझ में आ जाता है। कई पेशेंट कितनी तरीके से ठीक भी हो सकते हैं, कितने लेवल तक अपन उसको ठीक कर सकते हैं, ये भी चीजें अपने को समझ में आ जाती है। इसके अलावा एक्सरे में अपने को निमोनिया, अन्य चीजें जैसे कंसोलिडेशन, कैंसर की बीमारी है, ये सब चीजें समझ में आ जाती है। सिटी स्कैन, अगर कोई चीज एक्सरे में नहीं दिखती है तो अपन उसको सिटी स्कैन करते हैं, जो उसमें भी अपने को काफी चीजें समझ में आ जाती है जी। तो डॉक्टर शशांक सर, चलते चलते आप ये भी बताइए कि ये सारी जो डिजीज जो चल रही है, ये जैसे फेफड़े संबंधी जो आप जो बोल रहे हैं, तो किस तरह से प्रिकॉशंस रखना चाहिए, किस तरह से इससे बचे, उस बारे में बताइए। देखिए, दमा के जो पेशेंट्स होते हैं, जिसे अपन अस्थमा कहते हैं, उसमें अपने को एलर्जन के संपर्क में आने के कारण अपनी बीमारी बढ़ती है। तो ऐसे पेशेंट्स में आपको एलर्जन से दूर रहना चाहिए। एलर्जन्स कौन कौन से हो सकते हैं, कि जैसे कि धूल और धुआं, परागकण, इसके अलावा आपका कुछ चीज़ें खाने से, जैसे सी फूड्स खाने से, या फिर आपके मूंगफली खाने से होता है। कुछ बियर के सेवन में सल्फाइड्स रहते हैं, उससे परेशानी होती है। डस्ट माइट्स होते हैं आपके बिस्तर पे, तो बिस्तर पे धूल नहीं रहना चाहिए, जिसके कारण कि आपको दमा होता है। तो बिस्तर साफ सुथरा, ड्राई होना चाहिए, ह्यूमिडिटी ना रहे। शैवाल से परेशानी होती है, कॉकरोच वगैरह से, चूहे से परेशानी होती है, कुत्ते बिल्लियों से परेशानी होती है। कुत्ते की बिल्लियों के शरीर में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनके पेशाब में, उनके सलाइवा में, जिससे कि आपको परेशानी होती है। कुत्ते बिल्ली ना पालिए। इसके अलावा आपको धूल धुएं से बचिए, स्ट्रेस कम रखिए, लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेहतर रखिए, खाना पीने आपका खान पान थोड़ा सा ठीक रहे तो अच्छा है। इसके अलावा जो पेशेंट कोमॉर्बिड है, जैसे कि COPD वगैरह पेशेंट, तो धूम्रपान ना करे तो बेहतर रहेगा। और कोई पेशेंट, अगर कोई आदमी धूम्रपान कर रहा है, उसके संपर्क में भी ना रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग से भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है पेशेंट्स में आजकल। बाकी आप अपना जो दवाइयाँ हैं, जो भी आप देते हैं डॉक्टर से, जो वो प्रॉपर लेते रहें। इनहेलर्स अगर आपको किसी ने प्रिस्क्राइब किया है तो उसको बराबर तरीके से, जिस तरह से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उस तरफ से लीजिए उसे, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे प्रॉपर वे में तो फिर से उमड़ के आ सकती है बीमारी, और ज़्यादा मात्रा में हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़े। तो दवाई का इस्तेमाल बराबर तरीके से करिए। सब चीज़ें, ये हमारा ये जो हॉस्पिटल है, चिराई हॉस्पिटल, ये धंतोली में स्थित है। यहाँ पे हमारे पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पेशेंट को क्रिटिकल केयर से लेके, वेंटिलेटर से लेके हर चीज़ उपलब्ध है। मशीनें जैसे PFT हो गई, एक्सरे हो गए, CT स्कैन वगैरह भी हो जाते हैं यहाँ पे हमारे पास पड़ोस में। बाकी चीज़ें जो भी अस्थमा का पेशेंट हो गया, फेफड़ों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ पे अच्छी तरीके से हो सकता है। जो भी पेशेंट आएगा उसे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हर इलाज का निदान और उपचार प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ पे